Hello student. Today we are studying about the factor affecting the solubility of solid in a liquid. मतलब पर्टिकुलर कोई भी सॉलिड है जब हम उसको लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे होते हैं तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसकी सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करेगा या उसकी सॉलिबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो ये हम लोग आज के डेट पे आज के दिन जो है हम ये पूरे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तो नॉर्मली अगर हम एक सिंपल सा फंडा देखें सॉलिबिलिटी को अगर हम ऐसे कहें, हिंदी में कहें तो घुलनशीलता बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने लाइफ में समझते हैं, अपने लाइफ का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी के साथ कैसे कब घुल मिल जाते हैं। अगर ऐसे सोचें कि हम लोग किसी के साथ अगर घुल मिल गए हैं तो घुलने मिलने का क्या टेंडेंसी होती है कि दोनों लोग का नेचर मैच करे, दोनों लोग की सोच मैच करे। अगर दोनों लोग की सोच मैच करती है तो जो दोस्ती होगी, जो फ्रेंडशिप होगी, बहुत जल्दी बन जाएगा और जल्दी से आप घुल मिल जाएंगे। लेकिन अगर सोच मैच नहीं कर रही है, नेचर मैच नहीं कर रहा है, तो आप जल्दी से वो फ्रेंड नहीं बन पाएगा और आप उसके साथ जल्दी से घुल मिल नहीं पाएंगे। ना आप उसके विषय में जान पाएंगे ना वो आपके विषय में जान पाएगा। इसका एक सिंपल सा फंडा है सॉल्युबिलिटी का। वो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, और अपने नेचर अपने जीवन की बात करें तो उसमें घुलनशीलता की बात करते हैं, घुलने मिलने की बात करते हैं। तो जब नेचर मैच करेगा तो इजीली घुल मिल जाएंगे, जब नेचर मैच नहीं करेगा तो हम घुल मिल नहीं पाएंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं एक नेचर का भी इफेक्ट आता है, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, हम लोग उसको अपने लाइफ से जोड़ के उसको स्टडी कर रहे होंगे। बहुत सिंपल सा है, बहुत जो है इजी है। तो इसमें जो अगर हम ये चाहते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड की बात कर रहा है, इन ए लिक्विड की बात कर रहा है। लिक्विड में जब हम किसी भी सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर है वो देख रहे होंगे। इसमें जो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो पहला कंडीशन है, फर्स्ट है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये पहला केस है सॉल्वेंट। तो इसमें जो है कह रहा है कि पर्टिकुलर नेचर क्या है दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का नेचर क्या है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि नेचर, जैसे अगर हम लोग अपने लाइफ की बात करते हैं तो जब हमारा दो लोग का नेचर मैच करता है तो हमारी दोस्तियाँ इजीली हो जाती है, हम उसके साथ घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि अगर इन दोनों का नेचर सेम होगा, अगर नेचर सेम होगा तो ये दोनों आपस में इजीली घुल मिल जाएंगे। अगर नेचर डिफरेंट होगा तो इजीली घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं जनरली, तो कंपाउंड हमारे दो तरह के होते हैं। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक कौन होता है, आयनिक होता है, एक आयनिक होता है और एक कोवैलेंट होता है। ये हमारे दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। अगर कंपाउंड की बात करते हैं तो उनके जो बीच बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड होता है हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो अगर हम पोलराइजेशन की बात करें तो जो आयनिक बॉन्ड होता है और वो मोर पोलराइजेबल होता है, मोर पोलराइज का मतलब इजीली प्लस माइनस में ब्रेक कर जाता है। और ये कोवैलेंट होता है लेस पोलराइज्ड होता है, लेस पोलराइज्ड। अब देखिए यहाँ पे ये इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले यहाँ हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर। तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी जनरेट करती है डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व, एक टर्मिनोलॉजी जनरेट करती है डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व का मतलब है कि लाइक मतलब पसंद करना है। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे तो दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लाइक इन द सेंस पसंद करना मतलब सोच मैच कर रहा है। अगर दोनों का सोच मैच करेगा, दोनों का नेचर मैच करेगा तो इजीली से घुल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे वही केस है कि अगर दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट है और यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, इसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, हमारा जो क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ये सॉल्यूशन बन गया। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूट अगर हमारा आयनिक हो गया, आयनिक इन द सेंस पोलर, और हमारा सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो गया, पोलर हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, मतलब इजीली डिसॉल्व करेगा। अगर दोनों का नेचर जो है हमारा पोलर नेचर है, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर पोलर है, तो हमारा जो है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि मान लीजिए सपोज करिए NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर NaCl को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, NaCl है, ये हमारा पहले ब्रेक करेगा किस में, Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा।
और चूंकि हम जब वाटर में डिजॉल्व करें तो वाटर कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, और तो यहाँ पे देखेंगे ये पार्शियल निगेटिव होगा और ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव होगा इसको क्या करेगा, ये Cl खींचेगा, और ये जो माइनस है इसको क्या करेगा, ये Na प्लस खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन दोनों आयंस को अलग अलग करेंगे। अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे सोडियम प्लस है, अब सोडियम प्लस है यहाँ, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इसको चारों तरफ से कवर करेगा। ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया, ऑक्सीजन यहाँ हो गया। अब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल निगेटिव है, ये पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल निगेटिव, मतलब प्लस को चारों तरफ से पार्शियल निगेटिव कवर किया और पार्शियल पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, दूर हो गया। सब में पार्शियल पॉजिटिव देखिए दूर हो गया। क्लियर, ये हमारा दूर हो गया। उसी तरह से अगर हम Cl माइनस की बात करें तो Cl माइनस को कौन कवर करेगा, H प्लस कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए Cl माइनस हो गया, अब क्या करेगा, इसको H प्लस कवर करेगा। अगर हम ये H को हम स्मॉल से दिखाते हैं तो H प्लस O माइनस, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा इस तरह से, फिर यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा। इसी तरह से प्लस, हाइड्रोजन का प्लस दिखा रहा है, ये प्लस, और यहाँ पे O माइनस हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस और यहाँ पे O माइनस। अब देखिए इनिशियली जब NaCl को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो पहले Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक करेगा, और ड्यू टू नेचर ऑफ पोलर, वाटर के पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग वाटर हमारा ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव होगा सोडियम प्लस को अट्रैक्ट करेगा और इसका जो प्लस होगा वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का H प्लस इसको कवर करेगा, कुछ ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है इसको कवर करेगा। मतलब आपका सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, इस तरह से क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो गया वाटर में ड्यू टू इंटरेक्शन। तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। क्लियर, ये हमारा हाइड्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हमारा दो कंडीशन होती है, जब पर्टिकुलर कोई भी आयंस होता है उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स कवर करता है तब हम उसे बोलते हैं हाइड्रेशन। और जब ये वाटर मॉलिक्यूल कवर कर रहा होता है तो इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होगी। पर्टिकुलर Na प्लस है, जब ये ब्रेक करेगा इसको, जब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से कवर करते हैं तो इसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। और इसमें एक एनर्जी निकलती है डेल्टा H हाइड्रेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए अगर हम ये कंडीशन लेते हैं, अब इसको रख करें, सोल्यूट हमारा आयनिक है, सॉल्वेंट हमारा आयनिक इन द सेंस पोलर, सोल्यूट हमारा पोलर है, सॉल्वेंट हमारा पोलर है। तो ये पोलर प्लस माइनस का इंटरेक्शन होगा और फाइनली जो है प्लस माइनस को कवर कर रहा होगा और प्लस माइनस को कवर करेगा और माइनस क्या करेगा, प्लस को कवर करेगा। इस तरह से जो आयंस होंगे वो सब सेपरेट आउट हो जाएंगे, इजीली डिसॉल्व करेगा। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है आयन का पोलर में, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होती है। अब चूंकि हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रेशन, और इसमें जब ये डिसॉल्व करेगा तो इसमें एक एनर्जी निकल रही होती है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर। अब अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए अगर NaCl अगर Na प्लस Cl माइनस ये दोनों एसोसिएट करते हैं तो यहाँ पे NaCl बनाएंगे, तो यहाँ से जो एनर्जी निकलती है, यहाँ से जो एनर्जी निकलती है इसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही होती है इसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, एनर्जी मतलब इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा H लैटिस, डेल्टा H लैटिस। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, देखिए प्लस और माइनस दोनों अलग अलग था और ये क्रिस्टल बनाया। तो क्रिस्टल इन द सेंस लैटिस इन द सेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जब Na प्लस Cl माइनस अल्टरनेट पे जुड़ते हैं तो एक लैटिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं लैटिस, और इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये हमारा लैटिस एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो Na प्लस है, NaCl है, ये ब्रेक कर रहा है Na प्लस Cl माइनस और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कवर कर रहा है, तो ये हमारा हाइड्रेशन हो गया, इसका हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक में हम NaCl बना रहे हैं जिसे लैटिस एनर्जी निकल रही है, एक में हम NaCl को ब्रेक कर रहे हैं वाटर में जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी है। तो इसका मतलब हमारे पास दो का हुआ, एक ऐड हो रहा है और एक ब्रेक कर रहा है। तो जो ज्यादा होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए सॉल्युबिलिटी की
कि अगर हमारा पोलर है, पोलर में डिजॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच लैटिस। ये हमेशा ऐसा होगा कि जब हमारा पोलर सबस्टेंस को पोलर में डिजॉल्व किया जाएगा, जब पोलर सबस्टेंस को पोलर में डिजॉल्व किया जाता है, यहाँ पे हमने एज ए एग्जांपल वाटर ले लिया है, तो यहाँ पे डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी और ग्रेटर देन डेल्टा एच लैटिस। तो जब ये डोमिनेट होगा तो ये डोमिनेट करेगा मतलब इसको डिजॉल्व करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि पोलर जो होगा डिजॉल्व मतलब सेम नेचर के इजीली डिजॉल्व करेंगे। तो ये तो पहला केस ये हो गया कि पर्टिकुलर जो पोलर कंपाउंड होंगे वो पोलर में इजीली डिजॉल्व करेंगे। इसी तरह से जो है हमारा जैसे अब NaCl हो गया, NaNO3 ले लीजिए, KNO3 ले लीजिए, है ना, ये सब क्या करेंगे वाटर में इजीली डिजॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा केस है जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, जैसे एल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करिए, इजीली डिजॉल्व कर जाएगा क्योंकि एल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। अब लेकिन यहीं पे हमारा दूसरा केस है नॉन पोलर। अगर हम हमारा जो सॉल्यूट है अगर नॉन पोलर हो जाए, नॉन पोलर, अब ये नॉन पोलर हो जाए, अब यहाँ पे सॉल्वेंट अगर हमारा ले लेते हैं, एक पोलर लेते हैं, पोलर, दूसरा नॉन पोलर लेते हैं, नॉन पोलर, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये किसको पसंद करेगा, इसका नेचर किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो जैसे हमने कहा ना कि हम लोग उसी से घुलते मिलते हैं जिससे हमारा नेचर मैच करता है, जिससे उसी से हमारी दोस्ती होती है। तो यहाँ पे इसी तरह से कंपाउंड्स का भी होता है कि अगर नेचर मैच करेगा तो वो सब आप दूसरे में घुल मिल जाएंगे, अगर नेचर मैच नहीं करेगा तो डिसॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ पे इन दोनों का नेचर मैच करेगा तो ये दोनों एक दूसरे में घुलेंगे। अगर हम इसे इसमें पोलर में घोलेंगे तो ये नहीं करेगा, ये डिसॉल्व नहीं करेगा क्योंकि अब यहाँ पे नेचर मैच नहीं कर रहा है। नेचर मैच नहीं कर रहा तो इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पे नेचर मैच कर रहा है, इसका मतलब ये डिसॉल्व करेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया जाए जो पर्टिकुलर नॉन पोलर का, इसमें आपका नॉन पोलर सबस्टेंस का, जैसे कोई भी बेंजीन है, बेंजीन ले लीजिए या जैसे CCl4 ले लीजिए, CCl4, और यहाँ पे C6H6 ले लीजिए बेंजीन, और यहाँ पे वाटर ले लीजिए। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो इसमें और इसमें, तो इसमें जो है बहुत हाई होगा, ये इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, CCl4 ये डिसॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये हमारा नॉन पोलर है, ये भी हमारा नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर डिसॉल्व करेंगे, नॉन पोलर में कभी भी डिसॉल्व नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि नॉन पोलर में डिसॉल्व करेगा और पोलर में डिसॉल्व करेगा। ये हमारा नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात होगी। जब दोनों का नेचर मैच करेगा, पोलर में, नॉन पोलर में। क्लियर? तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। दूसरा केस क्या है? टेम्परेचर का। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर का जो केस होता है वो 3 तरह का होता है। मतलब अगर हम जनरली हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज करती है, तो एक होता है ऐसा, जैसे अगर सिंपल ऐसा सोचिए कि अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, और सिंपली एक तो नॉर्मल पानी पे जो है उसको डिसॉल्व करिए, या सिंपली जो है पानी को हीट कर दीजिए। अगर दोनों में सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो जो हीट वाला जो वाटर होगा उसमें ज़्यादा शुगर डिसॉल्व करेगा, और कंपेरिजन टू नॉर्मल वाटर के रेफरेंस में जो गर्म वाटर है आपका, हीट वाटर है, उसमें इजीली शुगर डिसॉल्व करेगा। तो हम एक कंडीशन लेते हैं कि नॉर्मली जनरली मैक्सिमम केस ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। कुछ ही केस ऐसे होते हैं, और कुछ ऐसे भी केस होते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाते जाइए लेकिन उनका जो टेम्परेचर बढ़ाते जाइए और उसकी सॉल्युबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है, जितना है उतना ही रहेगा। तो वो हम लोग तीनों केस देख रहे होंगे कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे पहला जो केस है टेम्परेचर का, वो ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा केस क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट ले लेते हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ले लेते हैं, सॉल्वेंट
ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मतलब क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे हैं, हीट देने पर क्या हो रहा है, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, इसका मतलब सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो क्या होगा इसका मतलब, कहने का सेंस कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी इनहैंस कर रही है, डिसॉल्व कर रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा कब, हीट देने पे, और हमारा सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हीट आने का मतलब क्या हो गया, दिस इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा रिक्वायर्ड हो रहा है, फॉर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग। तो ऐसा कोई भी केस है जिसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं, मतलब उसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। जैसे आपका KNO3 ले लीजिए, NaNO3 ले लीजिए, है ना, NaNO3 ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, है ना, शुगर ले लीजिए, तो ये सब शुगर ले लीजिए, तो ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब सॉल्यूशन में इजीली कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ये तो केस होगा, इसका मतलब ये सभी के सभी हमारे जो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिसोल्यूशन होता है तो हमारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये तो पहला केस होगा। दूसरा केस क्या है, अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो दूसरे केस में क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो दूसरा केस क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, दूसरा केस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कंडीशन है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए टेम्परेचर हमने बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया, इसका मतलब ये सॉल्यूट पसंद नहीं कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर बढ़े। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन बनने के साथ साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज इन द सेंस हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। अब देखिए जब हीट पहले से ही निकल रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट को हमने सॉल्वेंट में मिलाया और पहले से ही हीट निकल रहा है और ऊपर से हम टेम्परेचर दे दिए। जब हम टेम्परेचर देंगे तो क्या ये सॉल्यूशन रह पाएगा, ये तुरंत जो है इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, ये रिवर्स बैक चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो अब हम ये देखो यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज का मतलब क्या हो गया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लीच-एटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब हम हीट बढ़ाते हैं, हीट इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होता है हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब ये सॉल्यूशन बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या सॉल्युबिलिटी घटी की बढ़ी, घट गई, क्योंकि अब ये दोनों सेपरेट हो गए। क्लियर। तो कहने का सेंस ये है कि हमारा तो पहला केस है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, उसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक का मतलब टेम्परेचर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो उसका केस हमारा ये है। दूसरा केस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, सॉल्यूशन जो हमारा तुरंत रिटर्न बैक आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएगा, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका जैसे केस है सेरिक सल्फेट, इसका मतलब जो एग्जांपल है CeSO4 Ce2SO4 सेरियम सल्फेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना, सोडियम कार्बोनेट का हो गया। और इसके साथ और भी एग्जांपल है, जैसे ये सोडियम कार्बोनेट है, लिथियम सल्फेट हुआ, Li2SO4 लिथियम सल्फेट हो, लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3। ये सब ऐसे कंपाउंड्स हैं, कि जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें हीट निकल रही होती है, और जब हीट निकलेगी तो कहीं ना कहीं वो जो रिएक्शन होता है वो हमारा बैकवर्ड आ जाएगा और वो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। मतलब क्या होगा कि अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और हीट कर दें तो इजीली डिसॉल्व ही नहीं होंगे, इजीली डिसॉल्व नहीं करेगा। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमको टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, तब ये इजीली डिसॉल्व करेगा। तो ये तो एक केस हो गया। तीसरा केस क्या है, थर्ड केस। एक तो हमारा ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ रहा है, दूसरा केस क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे घट रहा है, तीसरा केस टेम्परेचर बढ़ाएं और सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़े। थर्ड केस
टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है कि हाइड्रेशन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल एज ए हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कर सकते हैं, नो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन द सेंस ऐसे में जो होते हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक केस ले लेते हैं CaCl2 का, यहाँ पे CaCl2 है इंटू 6H2O है और हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, हम इसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। हम क्या कर रहे हैं कि CaCl2 6H2O को हमने वाटर में डिजॉल्व करना है और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी का मतलब कि कह सकते हैं रेंज है, स्पीड है, तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ से टू वाटर मॉलिक्यूल्स से रिलीज करेगा। जब टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज करेगा तो ये कन्वर्ट करता था CaCl2 इंटू 4H2O। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसके सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये क्या कर रहा है, यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर रहा है और वो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर फर्दर जब हमने इसको हीट किया, फिर टेम्परेचर हमने बढ़ाया, फिर इसने क्या किया, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिया, कन्वर्ट हुआ CaCl2 में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं बदल रही है, ये केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं जब हम उसे हीट करते हैं तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम बनी रहती है। बहुत या ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, आइडियलिज्म की कोई बात नहीं होती, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा इतना नहीं फर्क पड़ता है कि हम उसको मतलब कि कंसीडर करें और एज ए चेंज कंसीडर करें। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी सॉल्युबिलिटी पे। तो हमारे तीन फैक्टर्स हो गए, तीन कंडीशन हम लोगों ने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट में। पहला हमने क्या देखा, फर्स्ट केस क्या देखा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्या केस था, इंडोथर्मिक प्रोसेस था, इंडोथर्मिक। दूसरा केस क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करें तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, नो इफेक्ट आता है, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ऐसे केस कब होंगे, सॉल्युबिलिटी जब ऐसे केस कब होंगे, जब आपके हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रेटेड का मतलब होगा कि पॉलीमेरिक फॉर्म में चेंज करता है। जैसे आपका अमोनियम सल्फेट ले लीजिए, तो अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4 8H2O ले लीजिए। तो ये क्या करेगा, सिंपली अगर हम हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सिंपली हीट कर देंगे तो यहाँ से क्या करेगा, अमोनियम सल्फेट हो जाएगा इंटू यहाँ पे 6H2O हो जाएगा। फिर फर्दर हीट करेंगे 4H2O हो जाएगा, फिर हीट करेंगे फिर 2H2O हो जाएगा, फिर हीट करेंगे सिंपली जो है अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। तो कहने का सेंस क्या है कि यहाँ पे इनका फॉर्म चेंज हो रहा है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम हीट करेंगे तो ये केवल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेंगे और अपने फॉर्म, इसको हम बोलते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म, ये अपने फॉर्म अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, बाकी इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे अगर हम पोटासियम लेते हैं, पोटासियम K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस 24H2O। इसमें होता क्या है कि ये K2SO4 और Al2SO4 दो अलग अलग साल्ट हैं, लेकिन दोनों को एक साथ रखने के लिए इसका 6 मॉलिक्यूल 6H2O रिक्वायर्ड होता है इन दोनों को साथ रखने के लिए। तो इस वाटर मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वजह से एक क्रिस्टल बन रहा है। अगर ये 6H2O ये वाटर मॉलिक्यूल हटा दीजिए आप यहाँ से, ये पाउडर के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे ही आप ये H2O निकाल हटा देंगे, ये हमारा जो क्रिस्टल है वो पाउडर में चला जाएगा।
तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जनरली ये पूछता है कि इन एरम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंबाइंड विथ बोथ साइड। तो यहाँ 24 लेते हैं, 24 नहीं होता, वहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों को कंबाइन करता है, बाकी आपका जो बचा 18 मॉलिक्यूल्स वो हमारा जस्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। तो इसे वो बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमारा होता है कब, जब नो इफेक्ट रहता है तब। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, ठीक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, अगर हम गैस की सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, ये तो हमारा सॉलिड की बात हो गई, और सॉलिड का प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कहें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो जनरली इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई फर्क बहुत सॉलिड और लिक्विड के सॉलिबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर होता है वो सॉलिड और लिक्विड ये दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जो प्रेशर डालने पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। जैसे अगर सिंपली सी एक बकेट में वाटर ले लीजिए, आप चाहे कि उसको हम प्रेस करके उसका बकेट का लेवल घटा दें तो बहुत मुश्किल है। तो जनरली प्रेशर का इफेक्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि इनका ये दोनों जो इनकम्प्रेसिबल है प्रेशर के रेफरेंस में, तो इसका इफेक्ट इन सब पे नहीं आता। तो हम प्रेशर की बात नहीं करते। कब? सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड, जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तब। तो ये हमारा हो गया आपका सॉलिड का फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अब दूसरा जो केस है, सेकंड केस है फैक्टर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अगर हम दूसरा केस लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करते हैं तो पहले हम ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है? तो गैस की सॉल्युबिलिटी को हम डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर 1 ml सोल्यूशन लेते हैं, 1 ml सॉल्वेंट ले लें, 1 ml सॉल्वेंट लेते हैं और इस 1 ml सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ ग्राम ऑफ गैसेस, ये वॉल्यूम 1 ml गैस ले लेते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं, हमारा क्या है गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। तो हमने लिक्विड ले लिया 1 ml। अब जब हम गैस लेंगे तो गैस का तो ml में हम कैलकुलेट, जैसे ml मतलब ग्राम तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, कितना हम गैस इसमें मिलाएं कि हमारा जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहने का मतलब है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ गैस रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इन 1 ml सॉल्वेंट। मतलब हम 1 ml सॉल्वेंट ले लिए, 1 ml, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया कोई कंटेनर ले लिया, इसमें हमने सिंपली 1 ml सॉल्वेंट ले लिया, 1 ml ले लिया। अब इसमें हमने क्या किया, गैस पास किया। तो गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, इसका पर्टिकुलर एक वॉल्यूम होगा। अब जब हम गैस इसमें पास तब तक करेंगे जब तक कि हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं हो जाता। और जब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उस समय हम इस वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे, और जो वॉल्यूम होगा यही कहलाता है सॉल्युबिलिटी। क्लियर? जैसे सपोज करिए अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने वाटर ले लिया, 1 ml सोल्यूशन ले लिया, 1 ml सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि जो है HCl, मान लीजिए HCl गैस है, ये गैस है, इस गैस को हमने पास किया और पास करके हमने जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। और जैसे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना उस समय HCl का जो वॉल्यूम आया वो हमारा जो है 20 ml आया, 20 ml। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 ml था, 1 ml में हमने HCl गैस पास किया, गैस है, हम लिक्विड की नहीं बात कर रहे हैं, HCl गैस हमने पास किया, इसमें हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बना, इसके वॉल्यूम को जब हम मेजर किया तो हमने हमारा 20 ml आया। इसका मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी HCl की, ये हमारा 20 ml आएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी 20 ml आएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी आती है वो हमेशा लीटर ml मिलीलीटर या लीटर में आती है।
क्लियर, समझ में आ गया, वॉल्यूम होता है वो। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई। अब सॉल्युबिलिटी हो गई तो अगर हम नॉर्मली देखा जाए सॉल्युबिलिटी, इसका भी जो सॉल्युबिलिटी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, वो हमारा मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन के ही मेजर करते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पे हमारा सोल्यूशन लिक्विड है और हमने इसमें गैस को पास किया। गैस को पास करने के बाद क्या होगा, इसका एक अपना कंसंट्रेशन होगा भाई। जब गैस को पास करेंगे गैस इसमें डिजॉल्व करेगा, जब गैस डिजॉल्व कर जाएगा तो इसमें गैस का एक कंसंट्रेशन होगा। उस कंसंट्रेशन को हम जो है मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। तो मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में भी मेजर करते हैं। जैसे हम लोग लिक्विड का सॉलिड का लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी आ रही थी। यहाँ पे भी गैस को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो उसके कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करने के लिए मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है उसके कंसंट्रेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर इनकी गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। फैक्टर इफेक्टिंग द solubility, factor affecting the solubility of gas in liquid, solubility of gas in liquid, इसकी हम बात करते हैं। इसमें जो पहला केस है आपका नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। फर्स्ट केस, पहला केस क्या है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। वही केस है कि अगर हमारा जो गैस है, गैस जो है हमारा पोलर हो, हमारा यहाँ पे गैस ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। पहला वही केस है कि नेचर डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व। तो अगर गैस हमारा पोलर है और हमारा सॉल्वेंट भी पोलर है, तब क्या होगा, ये इजीली इसमें डिजॉल्व करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम NH3 ले लेते हैं, PH3 लेते हैं, H2S लेते हैं, अगर इसको हम लोग H2O में डिजॉल्व करते हैं, ए भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, 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 तो ये जो है इजीली इसमें डिजॉल्व करेंगे। इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी इसमें इजीली होगा। लेकिन अगर इनको हम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं, अगर हम बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉन पोलर। अब यहाँ क्या हो गया, ये मिसमैच कर रहा है, पोलर और नॉन पोलर, इन दोनों का जो है नेचर मैच नहीं कर रहा है, ये तो हमारा इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा। इन दोनों का नेचर मैच कर रहा है, पोलर, तो ये हमारा वाटर में इजीली डिजॉल्व करेगा। तो ये हमारे गैसियस स्टेट में है और ये हमारा लिक्विड स्टेट में हो गया। इसी तरह से अगर हम ये कहें H2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, इसको वाटर में डिजॉल्व करिए, वाटर में, और इसको बेंजीन में डिजॉल्व करिए, बेंजीन, तो क्या होगा, ये इसमें डिजॉल्व नहीं करेंगे, ये इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, ये इसमें इजीली डिजॉल्व करेगा, क्योंकि ये हमारे नॉन पोलर हैं। ये हमारे दोनों एलिमेंट नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर हमारा बेंजीन नॉन पोलर है, तो ये इजीली इसमें डिजॉल्व करेगा, इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर नेचर मैच करेगा तो इजीली घुल मिल जाएगा, नेचर मैच नहीं करेगा तो नहीं घुलेगा। यहाँ पे इसका जो गैस है, गैस का नेचर पोलर है, यहाँ पे सॉल्वेंट का नेचर पोलर है, मतलब लिक्विड, सॉल्वेंट इन द सेंस लिक्विड, सॉल्वेंट इन द सेंस लिक्विड। तो लिक्विड का पोलर, लिक्विड यहाँ पे पोलर है, यहाँ पे गैस हमारा पोलर है, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। ये हमारा लिक्विड नॉन पोलर हुआ, सॉल्युबिलिटी घट गई। यहाँ पे हमारा जो गैस है वो हमारा नॉन पोलर है, अगर ये हमारा गैस क्या है, नॉन पोलर, ये नॉन पोलर हो गया। अब नॉन पोलर है तो इसको हम पोलर में मिलाएंगे तो डिजॉल्व नहीं करेगा, नॉन पोलर में मिलाएंगे तो डिजॉल्व कर जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ये हमारा नेचर का बात हो गया। इसके बाद जो नेचर हो गया, फिर इसके बाद हम टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि नॉर्मली मतलब ये होता है कि जैसे गैस होते हैं, जब हम किसको लिक्विड, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारा लिक्विड है, ये हमारा लिक्विड है,
और हम जब गैस को इसमें डिजॉल्व करते हैं, जब हम गैस को डिजॉल्व करेंगे तो गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ऑलरेडी बहुत हाई होती है। अगर हम गैस के काइनेटिक एनर्जी, हम देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, अगर हम इनके काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सबसे हाई गैस का होता है, फिर लिक्विड का होता है, फिर सॉलिड का होता है। तो अगर गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो जो गैस के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऑलरेडी बहुत हाई है, ऑलरेडी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। और जब हम इसे हीट देंगे तो और भी इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो क्या करेगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। तो एक्सपेल्ड आउट इन द सेंस क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर फेंक दिया जाएगा। तो जब बाहर फेंका जाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो कहने का सेंस है कि गर्म करने पे जो गैस होते हैं वो लिक्विड से बाहर चले जाते हैं और फाइनली जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। तो जनरली जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो लिक्विड में वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि जो गैस होते हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। ये अक्सर मतलब यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस जो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसमें भी वही केस है कि अगर हमारा मतलब जनरली जो डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है, जनरली डिसोल्यूशन ऑफ गैस होता है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कह सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ये हमारा क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब जब गैस को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इसमें से कुछ एनर्जी निकल रही होती है। जब एनर्जी जब जैसे गैस हो गया, गैस प्लस लिक्विड, जब हम लिक्विड डिजॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा और प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा हीट निकल रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और गैस हमारा लिक्विड को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा माइंड में रखिए कि जब भी हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक होने का मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन हमारा बैकवर्ड चलाएगा, सॉल्यूट इन द सेंस क्या, गैस और लिक्विड ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली नॉर्मली गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, डिसोल्यूशन होती है, वो घटती है, क्योंकि वो प्रोसेस हमारा एक्सोथर्मिक होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन का मतलब है कि जैसे अल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोकार्बन है, स्पेशली सॉल्युबल गैसेस सच एज H2M इनर्ट गैसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। जैसे कुछ हाइड्रोजन है, कुछ इसकी एक्सेप्शनल केस है कि हाइड्रोजन है और आपका इनर्ट गैसेस हैं, जब हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी हीट करने पे भी बढ़ती है, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जनरली हम लोग पढ़ते हैं हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। एक मिनट स्पेलिंग देख लेते हैं, हेनरी होता है, हेनरी लॉ, ठीक है। तो ये हमारा हेनरी लॉ है। जनरली जब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर का जो है देखते हैं, गैस जब हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं और हम इस पर प्रेशर अप्लाई करें, तो जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो प्रोसेस हो रहा था उसको हम बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी ने कहा था कि पर्टिकुलर जब किसी भी गैस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है या लिक्विड में डिजॉल्व किया जाता है और उस पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड और क्या वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर हो गया, ठीक है। जैसे देखिए कहने का सेंस ये है कि हमारा यहाँ पे एक कंटेनर है, हमारा कंटेनर है और हमने क्या किया, इसमें लिक्विड है ये और हमने इस पे गैस पास किया। तो जब गैस पास करने के बाद इसका यहाँ पे है और फिर फाइनली क्या होगा, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये गैस क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ये ब्लू कलर से लिक्विड ले लेते हैं, ब्लू कलर से लिक्विड लेते हैं और यहाँ पे हमारा गैस है, ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल है। तो ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल तो डिजॉल्व होंगे लेकिन मैक्सिमम गैस के मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में हमने इसे पैक कर दिया है।
अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, और जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो स्लिट होगा वो नीचे आएगा। जब स्लिट नीचे आएगा तो जो गैस मॉलिक्यूल होंगे हमारे लिक्विड स्टेट में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा लिक्विड यहाँ तक है, वो जब हम स्लिट को नीचे करेंगे तो इस पर प्रेशर बढ़ेगा और गैस हमारे लिक्विड स्टेट में आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, सब के सब जो है गैस हमारे लिक्विड में डिसॉल्व कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो गैस का मात्रा है, गैस की वैल्यू है, गैस का अमाउंट है, वो हमारा वाटर में डिसॉल्व किया। किसके अकॉर्डिंग, प्रेशर इंक्रीज करने पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैस का मास है वो डिसॉल्व किस प्रोपोर्शनल किसके हो रहा है, गैस का मास प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि m इक्वल टू के टी, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हेनरी ने कहा था। और इसी के साथ साथ डाल्टन ने कहा था कि डाल्टन ने कहा था कि पर्टिकुलर जब हम गैस को डिसॉल्व करते हैं उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, जो गैस का मोल फ्रैक्शन होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस का, मोल फ्रैक्शन जो होता है, वो प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस P। तो यहां से उन्होंने कहा कि x इक्वल टू यहाँ पे K डैश P हो गया, और यहां से उन्होंने निकाला P इक्वल टू उन्होंने निकाला 1/K डैश इंटू x। तो यहां से उन्होंने निकाला P इक्वल टू KH इंटू x। तो यहां से KH को उन्होंने बोला था हेनरी कांस्टेंट। क्या बोला था, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा KH को हमारा जो क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दो केस आया। एक तो हेनरी ने कहा था कि गैस पर्टिकुलर जो मास ऑफ द गैस सॉल्युबल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है, तो m प्रोपोर्शनल टू P, यहाँ से हमारा एक प्रोपोर्शनल कंसेप्ट किया है। एट द सेम टाइम डाल्टन ने कहा कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, जो मोल फ्रैक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस होता है। तो यहाँ पे x इक्वल टू K डैश P हो गया, और यहाँ से P की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/K डैश नीचे चला जाएगा, 1/K डैश हो जाएगा, और ये 1/K डैश हमारा एक कांस्टेंट होता है, तो इसको हम लोग अनदर कांस्टेंट KH की वैल्यू देते हैं, जिसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्लियर। अब अगर ये हेनरी कांस्टेंट आ गया हमारा, अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है, mx प्लस c। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, p इक्वल टू KH इंटू x है। अब हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए, यहाँ पे अगर हम p ले लेते हैं y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है तो हमने p ले लिया, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे c इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन हमारा 0 है, तो 0 का मतलब यहाँ हो गया 0 इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे देखिए c है, यहाँ 0 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया ओरिएंटेशन। ये x है और ये हमारा स्लोप होता है, m हमारा क्या कहलाता है, स्लोप होता है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा ये बन जाएगा, और ये जो स्लोप बनता है, ये जो स्लोप हो रहा है, स्लोप इक्वल टू किसके हो गया, KH के। स्लोप किसके हो गया, KH के। तो ये हमारा जो है एक हेनरी ग्राफ प्लॉट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होते हैं उन पर अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। वो हमारा जो है हेनरी ने कहा। उसी समय जो है डाल्टन ने कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर। यहाँ से हमारा जो है हेनरी कांस्टेंट आया, और इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c, तो p हमारा y एक्सिस, x हमारा जो है x एक्सिस, और यहाँ पे हमारा स्लोप KH के इक्वल हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। ठीक, यही हमारा हेनरी लॉ कहता है। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि इस हेनरी लॉ का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरी लॉ, KH, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। अभी KH का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला जो केस है, फर्स्ट केस, जो KH होता है वो किसी गैस का एक मतलब कह सकते हैं कि कैरेक्टर होता है, कि हर किसी गैस का एक कैरेक्टर होता है, मतलब हर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो पहला केस क्या है, KH इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। KH जो होता है इज द फंक्शन ऑफ
गैस इज द फंक्शन ऑफ गैस, इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस की बात कहने का मतलब, नेचर ऑफ गैस का मतलब है कि जो के एच की वैल्यू होती है, अगर हमारा गैस पोलर है तो कुछ और होगा, नॉन पोलर है तो कुछ और होगा, पोलर और नॉन पोलर मतलब सेमी पोलर है तो के एच कुछ होगा। मतलब हर किसी गैस के लिए के एच की वैल्यू अलग अलग आएगी, उसकी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो कंडीशन बनती है, के एच अगर इंक्रीज करते हैं, के एच अगर हम इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? हमने क्या निकाला था, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, ये निकाला था, है ना, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। इसका मतलब है कि P पार्शियल प्रेशर तो फिक्स रहता है हर गैस का, जब भी हम जो है किसी भी गैस को डिजॉल्व करेंगे तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो तो फिक्स रहेगा। अगर पार्शियल प्रेशर हमारा फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक घटेगा, तभी तो ये बैलेंस करेगा इसे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो के एच अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, अगर के एच घटेगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्योंकि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर है गैस का, तो पार्शियल प्रेशर तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, वो तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो उस केस में अगर ये जो के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, या के एच की वैल्यू घटेगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा केस हो गया के एच का दूसरा। तीसरा जो के एच है, के एच की जो वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए सपोज करिए इंक्रीज करते हैं, के एच को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा। अगर के एच ज़्यादा अधिक होगा, के एच बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ देखो यहाँ के एच हमारा क्या कर रहा है, के एच बढ़ा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया, और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तभी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन, दिस इज द डायरेक्ट रिलेशन ना। के एच हमने बढ़ाया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया, टेम्परेचर हमने बढ़ाया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया, इसका मतलब के एच बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, के एच बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला जो के एच होगा वो गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा, दूसरा के एच की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, तीसरा अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, इसका मतलब के एच बढ़ाने पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये हमारा एक हो गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के एच, हेनरी कांस्टेंट की बात हो गई। इसके बाद आपका जो है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ का मतलब है कि ये आइडियल गैस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये रियल गैस पे एप्लीकेबल होता है। तो आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है, आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लिमिटेशन क्या है, टेम्परेचर, मतलब लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ कभी भी आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो आइडियल गैस क्या होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो गैस होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब हेनरी लॉ इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। तो जब लो प्रेशर कर देंगे और हाई टेम्परेचर कर देंगे, ऑटोमेटिक गैस की सॉल्युबिलिटी कोई मतलब नहीं होगा। जैसे आइडियल गैस को आप डिजॉल्व करते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो घुलेगा ही नहीं। उसी तरह से अगर हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर देते हैं तो कोई भी रियल गैस हमारा आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, उस केस में ये जो ग्राफ होता है हमारा वो सब बेकार हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। क्योंकि जब गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा तो आइडियल गैस का मतलब क्या, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी काहेगा, ऐसे सिंपल सी बात है, घुलेगा तभी, डिजॉल्व तभी करेगा जब इंटरेक्शन होगा। अब हम कह रहे हैं कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस हमारा आइडियल गैस हो जाएगा। तो आइडियल गैस मीन द सेंस देयर इज नो इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो डिजॉल्व भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, चाहे कुछ भी करिए आप, ठीक। तो ये केस है। दूसरा आपका है कि गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड, मतलब जो गैस हम डिजॉल्व कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड को डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व किए तो अगर यहाँ पे एसोसिएशन हो गया, सपोज करो एसोसिएशन हो गया, एसोसिएशन जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे ए गैस है,
ये गैस है, हमने इसको लिक्विड में डिजॉल्व किया, लिक्विड में डिजॉल्व किया। अब यहाँ पे एसोसिएशन हो गया, मतलब ये A2 बना लिया। तो यहाँ पे अगर 100 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स होगा, 50 मॉलिक्यूल्स ही बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग का जो एजम्पशन है वो गलत हो गया। गलत क्या, हम 100 मॉलिक्यूल्स को डिजॉल्व करेंगे, हमारे मन में तो ये रहेगा कि यार हम तो 100 मॉलिक्यूल डिजॉल्व किए, 100 मॉलिक्यूल डिजॉल्व करा, लेकिन क्या हुआ, वो हमारा 50 मॉलिक्यूल में बदल गया। अब 50 मॉलिक्यूल में बदल गया तो जो भी कैलकुलेशन होगा यहाँ पे pH की वैल्यू अलग आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी हमारी अलग आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल हमारा डिफरेंट हो जाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर अलग हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गया तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, तो हर चीज डिफरेंट हो जाएगा। तब हमारा ये इक्वेशन फॉलो, ये ग्राफ होगा और ये इक्वेशन जो होगा हमारा P = KH × X, ये इक्वेशन ही फॉलो नहीं करेगा। दूसरा केस है कि अगर मान लो यहाँ पे हम A लेते हैं, इसको हम लिक्विड में डिजॉल्व किए, लिक्विड में डिजॉल्व किया और यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया। अगर डिसोसिएशन हो गया तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम सब 100 मॉलिक्यूल लिए और यहाँ पे डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग 200 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो डिजॉल्व करने के बाद 100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो 200 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, KH की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो ये इक्वेशन फॉलो ही नहीं करेगा, ये ग्राफ फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये कि मतलब हमारा दो केस है कि लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ का, कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जितने भी गैस होते हैं वो आइडियल गैस हो जाते हैं। तो ये जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी कभी भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे मेजर नहीं किया जाता। दूसरा केस है कि जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो देयर इज नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। गैस का जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, जो गैस जिस फॉर्म में डिसॉल्व कर रहे हैं उसी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमारा जो है लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि हम हेनरी लॉ को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, किस किस फील्ड में अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी यूज होता है, कौन सा ऐसे प्रोसेस होते हैं हम लोगों के लाइफ में जहाँ पे हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है। तो ये चूंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल थोड़ी चीज़ें हैं, कभी कभी आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पोर्सन है वो। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हेनरी एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ प्लस उसके आगे जो है प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ओके। आप वीडियो को देखते रहिए, जो भी कमेंट है सजेशन है देते रहिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहिए, और इसी तरह से आपको जो है प्ले लिस्ट में चले जाएंगे तो आप पूरा सॉल्यूशन का हर पार्ट मिल जाएगा। जो भी पार्ट होगा सब आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री का 12th का प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री के, और ऑर्गेनिक के पार्ट में मिल जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन दैट कि जो आपको पढ़ना है आप वहाँ से सर्च करके पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।